जय प्रताप सिंह, कल्चर टॉक विद अजय में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम आज बात करेंगे मत्स्य न्याय और राजत्व के सिद्धांत के बारे में। मत्स्य न्याय और राजत्व का सिद्धांत समझने से पहले हम कुछ स्थितियों पर चर्चा करेंगे जिससे कि हम मत्स्य न्याय और राजत्व के सिद्धांत का महत्व समझ सके। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो है, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट। एक्चुअल में ये नोआखोली के दंगों का है, जो डायरेक्ट एक्शन डे था हमारी आजादी के समय 1946 में। तो कलकत्ता में बंगाल के नोआखोली में जो दंगे हुए थे उनका है। काफी इंटरनेट पे उपलब्ध है, मैंने ये दिखा रहा हूं। और ये सामने एक अखबार है, ये अमृत बाजार पत्रिका है और ये तारीख है इसकी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। करीब सैटरडे लिखा है, 17 अगस्त 1946 का है। इसकी जो हेडिंग है, कलकत्ता अंडर मॉब रूल। कलकत्ता का इसका जो मतलब है आप समझ सकते होंगे कि भीड़, मतलब वहां का लॉ एंड ऑर्डर 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे था, वो उस टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारा ध्वस्त हो गया था। शहर में जो भीड़ का राज था, भीड़ में भी वही वो तत्व होंगे जो पावरफुल होंगे और जो शक्तिशाली होंगे वो उस समय जो कमजोर व्यक्ति होंगे उन पे अत्याचार कर रहे होंगे। तो इसका मतलब खबर का सीधा यही है, कलकत्ता अंडर मॉब रूल। जिन्ना डिक्लाइन्स, नेहरू ऑफर कांग्रेस टू गो अहेड विद फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट। इसमें आगे खबर है, 161 persons killed and over 800 injured, curfew proclaimed, orgy of looting, rioting, stabbing and incendiarism। तो ये जो 1946 की खबर है, बहुत पुरानी खबर है, और लेकिन इसका एक जो मैसेज है वो मैं अभी समझाऊंगा। अब आगे दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये उसी अखबार की अगले 2 दिन बाद की है, कलकत्ता का मंडे का है। ये 19 अगस्त 1946 का लगभग लग रहा है। खबर है, सिटी स्टिल स्टर्न विद डेड बॉडीज। कलकत्ता शहर के अंदर डेड बॉडी बिखरी पड़ी थी। अभी पिछली खबर में हमने पढ़ा था कि कलकत्ता अंडर मॉब रूल, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो भीड़ थी, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे खत्म हो चुका था। जो पब्लिक थी, जो पावरफुल पब्लिक में लोग होंगे, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने जो व्यक्ति कमजोर होंगे उनको खत्म किया होगा, उनको मारा होगा। उसका जो परिणाम आया है वो ये खबर के रूप में निकला है कि पूरे कलकत्ता शहर की जो में ये डेड बॉडी थी वो बिखरी पड़ी थी। अगली एक खबर निकली है, इसमें ये हेडिंग है, गांधी अर्ज वुमेन टू टेक पॉइजन। ये पूरी है। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उस समय जो दंगे हो रहे थे डायरेक्ट एक्शन डे के, तो महिलाओं को जहर देने की सलाह दी है। एब्डक्शंस एंड राइट्स इन इंडिया। एब्डक्शन का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती उठा लेना। एक तो होता है अपनी मर्जी से भाग जाना, दूसरा होता है जबरदस्ती, उसकी मर्जी के बिना। तो आदमी को जब उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उठाया जाता है तो उसको एब्डक्शन कहा जाता है। आगे इसमें हम पढ़ते हैं, कलकत्ता संडे मुस्लिम मॉब्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल थ्रेटनिंग टू बर्न हिंदू हु रिफ्यूजेस टू चेंज देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस।
houses have been destroyed, women abducted for forcible conversion. Gandhi is advising women running the risk of dishonor to take poison before submitting. ये जो खबर है इसमें लिखा है, ये इंटरनेट से खबर स्क्रीनशॉट निकाला है हमने, नेट पे मिल जाएगा सभी को। उसमें लिखा है मुस्लिम भीड़ ने, मतलब ईस्टर्न बंगाल, मतलब पूर्वी बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें जो मुस्लिम मॉब है वो हिंदुओं को थ्रेट कर रही है, या तो अपने धर्म परिवर्तन कर दो या फिर झेलने के लिए तैयार रहो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। हाउस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, घर तोड़े गए हैं। वुमेन एब्डक्टेड, औरतों को उठाया गया है जबरदस्ती कन्वर्जन, मतलब उनका धर्म परिवर्तन के लिए। गांधी जी ने महिलाओं को सलाह दी जिन्हें खतरा है, जिन्हें डिसऑनर का मतलब उनके साथ कोई अनिष्ट, मतलब सीधा मैं कहूंगा कि रेप वगैरह या बलात्कार किया जाए, उस स्थिति में जहर लेने की उन्होंने सलाह दी। एक और मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। ये भी इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है, जिसमें लिखा है राइट अल्टीमेटम, ज्वाइन इस्लाम और बर्न। ये उसी काल का, उसी समय का है, किस अखबार का है नहीं पता है, लेकिन इंटरनेट पे आसानी से ये पड़ा हुआ है। तो इसमें थोड़ा हम पढ़ते हैं। इसको लिखा है प्रिंसिपल मोटिव्स बिहाइंड द लॉलेस इन द नोवापुली डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल वर मास कन्वर्जन टू द इस्लामिक faith and the abduction of women, according to staff correspondent of conservative newspaper The Statesman. The Statesman का अखबार था, उसका ये है, all places in this area have accepted Islam, said Hindu correspondent in Nowakholi in a letter released by the Bengal Press Advisory Committee. A huge mob gave us the ultimatum to join Islam or to be burned. ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन चीजों में एक चीज समझ में आती है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका था उस समय 1946 में, जिसके फलस्वरूप दंगे हुए। उसमें क्या था, समाज में जो कमजोर थे उनको सताया गया, और जो ताकतवर पोजीशन पे थे उन्होंने अत्याचार कमजोर वर्ग पे किया। 2-3 खबरें हमने एनालिसिस की, उन सभी में एक चीज निकल कर आई है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अब हम करंट की स्टडी करेंगे, जो अभी बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं, कुछ पिक्चर्स से चीजों को हम समझेंगे। एक ये पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं बांग्लादेश में बांग्लादेशी वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, अंग्रेजी की बताते हैं हम, लिखा क्या है, सेव बांग्लादेशी हिंदूज बीइंग ऑल हिंदूज यूनाइटेड। दूसरी पिक्चर है, दूसरी में भी है लिखा हुआ है सेव हिंदूज। अब हम एक बात करते हैं कि जो दोनों ही खबरें ये पश्चिम बांग्लादेश की है। पहला 1946 में दंगा हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे का, और करंट में हाल में कुछ समय पहले, और अभी भी स्थिति खराब है कि वहां की जो सरकार थी उसको बर्खास्त किया गया वहां की भीड़ द्वारा, और हिंदुओं पर आक्रमण किए गए। यहाँ ये सारी बातें डिस्कस करने का एक मेरा पर्पज ये है कि कमजोर आदमी को ताकतवर सताता है। जो एक, अब बात करते हैं मत सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे मत न्याय सिद्धांत की। इसको अगर हम बात कहें जो आम भाषा में है, देसी भाषा में कहें, तो ये
जंगल राज कहेंगे इसको। कि मत्स्य न्याय में क्या होता है कि जो कहा जाता है कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खाती है। बड़ी मछली कहने का मतलब है ताकतवर, छोटी मछली होती है बड़ी की अपेक्षा कमजोर। तो यही बात होती है जंगल राज में। जंगल राज में भी क्या होता है कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर को सताता है, उसकी प्रॉपर्टी को छीनता है, उसके जिस प्रकार हमने अभी पिछली घटनाएं पढ़ी कि उसका घर तोड़े गए थे हिंदुओं के, उनकी महिलाओं को उठाया गया था। तो यही कार्य होता है मत्स्य न्याय जब सिद्धांत लागू होता है। ताकतवर आदमी कमजोर व्यक्ति को सताता है, तो इसको हमारे जो हिंदू न्याय शास्त्र है उसमें उसमें इसको मत्स्य न्याय सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसका जो मत्स्य न्याय है इसकी उत्पत्ति हुई है मनु के समय की, और इसके हम समझते हैं मत्स्य न्याय और राजत्व के सिद्धांत में एक बहुत ही मतलब आपसी एक संबंध है। जब एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, जब जंगल राज कायम होता है, तो एक कमजोर व्यक्ति को सताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो कमजोरों की रक्षा कर सके, जिसके संरक्षण में जो कमजोर व्यक्ति हैं ताकतवर का विरोध कर सके, उसके अन्याय का विरोध कर सके। तो यहां से जन्म होता है राजत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप यहां से हमारा स्टार्ट होता है। तो जो राजा मनु थे, हमने अपने पढ़ा है कि श्री हरि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, मछली का अवतार था। उस समय ये डॉक्ट्राइन दिया गया था। उसका मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूं कि उसका यही सिद्धांत था कि विष्णु जी ने मछली के रूप में आके सबसे पहले राजा मनु को समझाया। जो कहानी हम सुनते हैं कि एक पोर्ट में एक मछली आ गई, वो दिन ब दिन अपना साइज बढ़ाती चली गई। तो एक समय ये आ गया कि वो मछली पूरा का पूरा सागर उसके लिए कम पड़ गया। तो उसको समझा, ये घटना का पर्पस विष्णु जी का यही था कि अगर जो ताकतवर आदमी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, राज्य करने के समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को खत्म कर देगा। तो पूरी की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो सामाजिक व्यवस्था को, जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए कई सिद्धांत होते हैं। जैसे आजकल हमारे संविधान में चीजें लिखी गई हैं कि सरकार होती है, फौज है, पुलिस है, न्यायालय है। ये सभी राजत्व के सिद्धांत के पार्ट होते हैं। और ये राजत्व का सिद्धांत हिंदू राजाओं के जो भी राज करने का तरीका था उसका अभिन्न अंग था। तो राजत्व का सिद्धांत का जो वर्णन है, डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप और मत्स्य न्याय, वहां से इसका स्टार्टिंग है राजा मनु से। उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे राजा मनु ने अपनी मनुस्मृति में। उसके बाद हम आते हैं ये जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण के 11th बुक में भी इसका मत्स्य न्याय का उल्लेख किया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप की चर्चा की गई है। और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी मत्स्य न्याय सिद्धांत की चर्चा की है। इसको मैं पढ़ के बताता हूं कि बुक का एक इंग्लिश वर्जन है। But when the law of punishment is kept in abeyance, it gives rise to such disorder as implied in the proverb of fishes. For in the absence of magistrate, the strong will swallow the weak, but under his protection, the weak resist the strong. तो मत्स्य न्याय सिद्धांत में का यही एक सीधा कौटिल्य ने भी कहा था कि जो राजा का अपना राजत्व का सिद्धांत है तो उसको अपना एक दंड रखना पड़ेगा।
दंड का अर्थ है जो न्याय करने के लिए उसकी एक व्यवस्था होगी, जिस व्यवस्था के अधीन ये चीज हो सके कि ताकतवर कमजोर को गलत तरीके से नहीं सताएगा। तो उसकी एक दंड की व्यवस्था पूरी थी। तो और जो कमजोर व्यक्ति है, यदि कमजोर व्यक्ति को ताकतवर सताता है तो वो राजा के द्वारा उस कहना चाहिए उस व्यवस्था का के अधीन विरोध कर सकता है, ताकतवर का, उस अन्याय का, कहना चाहिए अन्याय का विरोध कर सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे जो काफी भारतीय राजा हुए हैं उन्होंने भी राजत्व के सिद्धांतों का पालन किया है। पाल राजाओं का ने भी मत्स्य न्याय सिद्धांत का जिक्र किया है। ऐसा ही एक जिक्र उनके खलीमपुर इंस्क्रिप्शन में हुआ है। ये खलीमपुर इंस्क्रिप्शन एएसआई की एपिग्राफिका इंडिका वॉल्यूम 4 में उसका पब्लिकेशन किया है। उसको थोड़ा पढ़ के बताते हैं हम। खलीमपुर डिस्क्रिप्शन राजा धर्मपाल का है, पाल वंश के राजा थे। उनका ये काफी बड़ा इंस्क्रिप्शन है। मूल रूप में ये है खलीमपुर इंस्क्रिप्शन राजा धर्मपाल का, और इसका एपिग्राफिका इंडिका की बुक है वॉल्यूम 4। इसमें इसका ट्रांसलेशन दिया गया है संस्कृत में। मैं आपको दिखाता हूं। ये है संस्कृत में। तो संस्कृत में जो मत्स्य न्याय का जिक्र किया है वो 6ठी लाइन में किया गया है। ये है पूरा, ये संस्कृत अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो ये जो लिखा है कर्सर है मत्स्य न्यायम, तो ये जिक्र है पूरा। अंग्रेजी में पढ़ के बता दूंगा, संस्कृत थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। ये है इसका अर्थ उसका। एक्चुअल में ये गोपाल के लिए है, जो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इसमें जो मत्स्य न्याय का जिक्र हुआ है उसका महत्व ये है कि शशांक गौड़ की मृत्यु के बाद जो बंगाल क्षेत्र था, गौड़ राज्य था, वो पूरा अशांत हो गया था। जिस प्रकार अभी पहले भी अभी मैंने फिल्म उसमें दिखाया जो नवाकुली के दंगे, और अभी जो बांग्लादेश का क्षेत्र है पूरा, उसमें जिस प्रकार दंगे हो गए, सेम इसी प्रकार से उस समय भी ये क्षेत्र अशांत रहा होगा। तो उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोपाल को राजा बनाया गया था। और जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था उस समय शशांक गौड़ की मृत्यु के बाद, तो उस डिस्टर्बेंस को मत्स्य न्याय बोला गया है। तो इसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं। His son was the crest jewel of the heads of kings, the glorious Gopal, whom the people made take the hand of fortune to put an end to the practice of fishes. An end to the practice of fishes. ये वर्ड है, ये है मत्स्य न्याय को। मतलब जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जो ताकतवर कमजोर को सताता है, इस व्यवस्था को अंत करने के लिए गोपाल को राजा बनाया गया था। Whose everlasting great fame and glorious mass of moonlight on full moon night seeks to rival by its whiteness in the sky. तो ये पाल राजाओं के उसमें मिलता है। हमने ये चीज देखी है कि जो जितने भी हिंदू राजा हुए हैं उन सभी के नाम के पीछे पाल शब्द का जिक्र होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 823 ईस्टर्न राजपूताना में कि जो पाल राजा जो कृष्ण के 77वें वंशज थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे पाल शब्द जोड़ा था। और जादौनों में आज भी साथ में अपने नाम के साथ पाल नाम जोड़ने की परंपरा है। दूसरा, राष्ट्रकूट राजाओं में नाम के पीछे पाल जुड़ा मिलता है ऐतिहासिक रूप से। पाल वंश वालों के सभी के नाम के पीछे पाल था। तो पाल एक टाइटल है जो हमने अपना ऑब्जर्व किया है। पाल एक टाइटल है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है प्रोटेक्टर से, रक्षस से।
जिस प्रकार की हम देखते होंगे, हम कहते हैं कि जो गेट पे है रहने, चौकीदार को हिंदी में द्वारपाल कह देते हैं, मतलब द्वार की रक्षा करने वाला। तो पाल का अर्थ एक प्रोटेक्टर है, एक कहना चाहिए रक्षक है। और इसलिए ये जो हिंदू राजा थे, अपने अलग अलग जितने वंश हैं सभी के नाम के, अधिकतर के नाम के पाल नाम जुड़ा मिलता है। जो हमने अपना विश्लेषण किया है उसके आधार पे हमको यही सबसे कहना चाहिए, सभी तर्कों को जवाब देता है कि पाल एक प्रोटेक्टर के रूप में लगता था। और जो राजत्व का सिद्धांत है और मत्स्य न्याय है, ये एक मत्स्य न्याय मतलब जो अराजकता आती, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको शांति करने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप जरूरी होता है। मतलब जिस प्रकार आजकल हम देखते होंगे हमारे देश में संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पुलिस है, फौज है और कोर्ट है। कोर्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, कानून है कि कमजोर जो भी व्यक्ति है कोर्ट जा सकता है, कोर्ट से उसको न्याय मिलता है और न्यायालय न्याय करता है। तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं कलेक्टिवली राजत्व के सिद्धांत का एक अंग है। और जो जिसके विरोध में जाया जाता है, ताकतवर के विरोध में, तो वो रुकती हैं। जो ऐसी व्यवस्था होती, मत्स्य न्याय जो लागू हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहां से आज हमने समझा कि मत्स्य न्याय और राजत्व के सिद्धांत का मतलब क्या है, और ये हमारा आदिकाल से अभिन्न अंग है। समय और काल के अनुसार ये चीजें बदलती रही है, लेकिन मूल रूप से जो प्रिंसिपल है, जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, जो मेंटेन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं उनको रोका जाता है, ये आदिकाल से एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है। उस समय के अनुसार ये चीजें बदलती रही हैं, लेकिन मूल प्रिंसिपल वही रहा है। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।